Hello everyone, welcome to SSC Insight। SSC CHSL 2020 का टीयर 1 का एग्ज़ाम शुरू हो रहा है 12 अप्रैल से एंड एग्ज़ाम बहुत ही नज़दीक आ चुका है एंड मुझे लगता है कि आप सभी का प्रिपरेशन बहुत बढ़िया चल रहा होगा। इस वीडियो में मैं कुछ प्रिपरेशन के बारे में कुछ डिस्कस करने नहीं आई हूँ। इस वीडियो में मैं आपको एग्ज़ाम के बारे में कुछ टिप्स देने के लिए ये वीडियो बना रही हूँ। मोस्ट ऑफ़ द कैंडिडेट्स को ही एग्ज़ाम के टाइम बहुत टेंशन होता है, एक टेंशन का माहौल रहता है आसपास। तो उसे आप कैसे एलिमिनेट कर सकते हो, आपका माइंडसेट कैसे पॉजिटिव रख सकते हो, इसके बारे में ही ये वीडियो है। तो एंड तक ज़रूर बना रहे। अभी तक मैं 35 एग्ज़ाम्स ऑलरेडी दे चुकी हूँ, तो मुझे अच्छे से पता है कि एग्ज़ाम के टाइम कैंडिडेट्स के मन में क्या चल रहा होता है। तो उसी एक्सपीरियंस से मैंने बहुत कुछ सीखा है एंड वो सीख ही मैं आज आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। इतना सारा एग्ज़ाम देने के बाद, इतना सारा एग्ज़ाम देने से मुझे जो एक्सपीरियंस हुआ है, जो एक्सपीरियंस गेन हुआ है, उससे मुझे अब बहुत अच्छे से पता है कि एग्ज़ाम के टाइम क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। तो इसलिए ये वीडियो मैं तैयार कर रही हूँ। ये टिप्स मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ एंड अगर आप पूरा वीडियो देखते हैं तो मुझे लगता है कि पूरा वीडियो देखने के बाद आपको कुछ ना कुछ पॉजिटिव ज़रूर मिलेगा, जो आपको एक पॉजिटिव माइंडसेट रखने के लिए बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा। तो एंड तक बना रहे एंड तो चलिए शुरू करते हैं। तो ये वीडियो मैं कुछ पॉइंट्स में डिस्कस करूँगी। अगर कुछ पॉइंट्स में आपके साथ डिस्कस करती हूँ तो आपको, मुझे लगता है, ज़्यादा आसानी होगी समझने में। तो जो भी दिन अब बचा है, अगर 12 अप्रैल को आपका एग्ज़ाम है तो सिर्फ 2-3 दिन ही बचा होगा, और नहीं तो बाद में हो तो कुछ ज़्यादा दिन आपके पास होगा। तो जो भी दिन बचा है, आप इस टाइम पे अगर मॉक्स दे रहे होंगे एंड उसके साथ साथ अगर आपको कुछ रिवाइज़ करना है, जो भी आप इतने महीनों में पढ़ रहे होंगे उसका आप रिवीजन कर रहे होंगे, तो ये दोनों ही आपका अभी काम होना चाहिए। आइदर आप रिवाइज़ करो और नहीं तो आप मॉक्स दो। मॉक्स तो आपको देना ही होगा, डेली आपको मॉक्स देना होगा एंड सिर्फ मॉक्स देने से काम नहीं चलेगा, मॉक्स के साथ साथ आपको अच्छे से एनालिसिस भी करना होगा। तो ये तो आप ऑलरेडी कर रहे हो। अब मैं आपको बताऊंगी कि आपको इस टाइम पे क्या नहीं करना चाहिए। ये जो 2-3 दिन बचा है आप एग्ज़ाम के टाइम के, आपको इस टाइम के अंदर कोई भी क्वांट की कोई शॉर्ट ट्रिक्स या कोई नई फॉर्मूला याद नहीं करना चाहिए। मतलब कि कोई नई आपने शॉर्ट ट्रिक्स देखी, आपको अच्छा लगा, अरे मैंने तो ये कभी भी पहले यूज़ नहीं की, तो ये मैं सीख लेती हूँ। कोई नई शॉर्ट ट्रिक्स या कोई नई फार्मूला आपको अब नहीं सीखना चाहिए, क्योंकि आप वो कभी भी एग्ज़ाम में अप्लाई नहीं कर सकते। आपको वैसा लगेगा कि अरे एक ही तो शॉर्ट ट्रिक्स है, ये तो छोटा सा है, ये मुझे याद होगा, क्यों नहीं याद होगा। बट आपको एग्ज़ाम के उतना कम टाइम के अंदर वो करना बहुत ही मुश्किल होगा। उल्टा आपको ऐसा लगने लगेगा कि अरे मैंने तो कल ही ये देखा था, मैंने तो परसों ही ये देखा था, मुझे अब क्यों नहीं हो रहा है। आपका वो नए शॉर्ट ट्रिक्स अगर आप सीखते हो तो वो 90% चांस है कि आप वो नहीं निकाल पाओगे एग्ज़ाम के टाइम में, क्योंकि उतना कम टाइम में सिर्फ जिस फॉर्मूले से आप यूज़ टू हो, जितना सारा फॉर्मूला, जितना सारा शॉर्ट ट्रिक्स आप इतना दिन, इतना महीने यूज़ करके आप क्वांट कर रहे होंगे, वही आप उतना कम टाइम में यूज़ करके कर सकते हो। नहीं तो कोई भी नई चीज़ आप नहीं कर सकते उतना कम टाइम में, आपको कभी भी वो अप्लाई करने में बहुत ही दिक्कत होगी। तो इसलिए जो भी दिन बचा है, आप प्लीज़ कोई भी नई शॉर्ट ट्रिक्स या नई फॉर्मूला मत सीखना, मत देखना। आपने जो पढ़ा है इतना दिन, आप रिवाइज़ करो, अच्छे से रिवाइज़ करो। आप क्या कर सकते हो, क्वांट को छोड़कर आप और जो 3 सब्जेक्ट्स है वो आप नई चीज़ सीख सकते हो। मतलब कि अगर आपने कोई नई वोकैब देख लिया, कोई नई वर्ड देख लिया, तो आप वो पढ़ लेना, वो आपको याद होगा। अगर आप ऑप्शंस देखोगे तो आपको याद होगा, उसमें आपका कोई दिक्कत नहीं है। कोई नई जीके
आपने पढ़ लिया, कोई नई सी कुछ करंट अफेयर्स पढ़ लिया, आपको याद होगा। कोई रीजनिंग का कोई सीरीज़ या कोडिंग डिकोडिंग का कोई नई पैटर्न का कुछ आपने देख लिया, आपको मॉक्स करते करते वो आपके आंखों के सामने आ गया, कोई नई चीज़ जो आप नहीं जानते थे पहले, वो आप कर सकते हो। बट क्वांट का एक बात है अलग, क्योंकि क्वांट में बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस की ज़रूरत होती है। विदाउट प्रैक्टिस उतना कम टाइम में आप कभी भी निकाल नहीं सकते। इसलिए मेरा फर्स्ट यही सलाह है कि आप एंड मोमेंट तक वो तीनों सब्जेक्ट पढ़ो। नई चीज़ अगर आपके सामने आए आप पढ़ सकते हो, बट प्लीज़ क्वांट का कोई नई शॉर्ट ट्रिक्स या नई फार्मूला नहीं देखना। एंड एकदम एंड मोमेंट का अगर आप बात करें, मतलब कि एग्ज़ामिनेशन हॉल के बाहर हो आप जस्ट 1 या 1.5 घंटे में ही एग्ज़ामिनेशन हॉल में आप अंदर जाओगे, उस टाइम में आपको क्या करना चाहिए। मतलब कुछ लोग कुछ भी नहीं करते, रिलैक्स करते हैं अच्छे से, कोई वैसे ही एकदम से रिलैक्स हो के रहते हैं, कुछ पढ़ाई का कुछ नहीं देखता, तो वो तो ठीक है। अगर आपको पढ़ाई का कुछ देखना है तो मैं सजेस्ट करूँगी कि क्वांट का कुछ मत देखिए, क्योंकि आपके लिए वो दिमाग में जाके पजल हो जाओगे आप। इसलिए एंड मोमेंट में आप क्वांट का कुछ मत देखिए, आप इंग्लिश देखिए, आप जीके देखिए। रीजनिंग तो वैसे कुछ देखना नहीं होता वैसे, तो आप इंग्लिश जीके देख सकते हैं एंड मोमेंट तक, बट प्लीज़ क्वांट मत देखना। तो ये रहा मेरा फर्स्ट पॉइंट। सेकेंड पॉइंट ये है कि आपको किस पैटर्न में एग्ज़ाम अटेम्प्ट करना चाहिए, मतलब कि किस इंग्लिश जीके रीजनिंग एंड क्वांट, ये चारों में से किसको पहले करना चाहिए, किसको बाद में करना चाहिए। तो मैं आपको मैं जो पैटर्न में एग्ज़ाम अटेम्प्ट करती हूँ वो मैं आपको बता देती हूँ। तो मैं क्या करती हूँ कि पहले मैं रीजनिंग करती हूँ, उसके बाद इंग्लिश, उसके बाद क्वांट एंड देन जीके। एंड इसके लिए मेरा जो टाइम अलॉटेड रहता है वो रीजनिंग के लिए 14 to 16 मिनट्स तक, इंग्लिश के लिए 7 to 8 मिनट, क्वांट के लिए 25 to 28 मिनट एंड जीके के लिए नियर अबाउट 5 मिनट्स। एंड उसके बाद अगर रेस्ट ऑफ द टाइम कुछ रह जाता है तो उसमें मैंने अटेम्प्ट नहीं किया वो और जो मुझसे नहीं हुआ वो मैं एक बार फिर से अटेम्प्ट करने की कोशिश करती हूँ। और अगर मेरी कोई छूट गई कुछ भी तो वो मैं अगर रेस्ट ऑफ द टाइम में अटेम्प्ट करने की कोशिश करती हूँ, और नहीं तो वो मोस्टली वो ऑटोमेटिकली कंपेंसेट हो जाता है, क्योंकि उतना एग्जैक्ट टाइम तो नहीं निकाल पाता। तो ये रहा मेरा पैटर्न, मैं इस पैटर्न से ही एग्ज़ाम अटेम्प्ट करते हूँ। एट नाउ बात ये है कि मैं क्यों ऐसी टाइप से मतलब कि मैंने क्यों इसके बाद रीजनिंग के बाद इंग्लिश देन क्वांट देन जीके, इस टाइप से मैं क्यों एग्ज़ाम अटेम्प्ट करती हूँ। तो हमारा जो चारों सब्जेक्ट है उसमें से 2 जो सब्जेक्ट है रीजनिंग और क्वांट, इसके लिए ज़्यादा टाइम लगता है सभी को। एक ही बात है, किसी को कंपैरेटिवली कम, किसी को कंपैरेटिवली ज़्यादा लगता है, बट ज़्यादा टाइम लगता है रीजनिंग एंड क्वांट के लिए एंड कम टाइम लगता है इंग्लिश एंड जीके के लिए। इंग्लिश में मेरा 7 to 8 मिनट्स लगता है, ये इससे थोड़ा ज़्यादा भी कुछ लोगों को लगता है। एंड जीके में तो कोई कैलकुलेशन और कुछ भी करने की बात नहीं होती, आप देखोगे क्वेश्चन, अगर आपको आता है तो आता है, नहीं आता है तो आप स्किप करके चले जाओगे। तो इसलिए इंग्लिश और जीके में बहुत ही कम टाइम लगता है सभी को, एंड रीजनिंग एंड क्वांट में थोड़ा सा ज़्यादा टाइम लगता है। अब कौन सी पहले करना चाहिए, क्या है कि अगर मैं जिससे कम टाइम लगता है उससे मैं अगर स्टार्ट करती हूँ तो मेरे ऊपर ऐसा प्रेशर आ जाता है कि अरे उससे तो मतलब रीजनिंग और क्वांट में तो ज़्यादा टाइम लगता है, उसको मैंने बात के लिए छोड़ दिया, अगर मैं कंप्लीट नहीं कर सकी तो क्या होगा। तो ये टेंशन मेरे दिमाग में चलता रहता है, इसलिए मैं कभी भी इंग्लिश और जीके से स्टार्ट नहीं किया। रहता है रीजनिंग और क्वांट, इन दोनों में से किससे स्टार्ट करना चाहिए। तो मैथ्स में जैसे कि ज़्यादा टाइम लगता है, मैंने जो आपको कहा 25 to 28 मिनट्स मुझे लगता है, तो इसलिए अगर मैथ्स से ही मैं शुरू करती हूँ तो 1 घंटे में से आधा घंटा सिर्फ मैथ्स में ही लग जाएगा। तो और बाकी जो आधा घंटा रह जाएगा उसमें मुझे 75 क्वेश्चंस करना पड़ेगा। तो ये भी मेरे ऊपर एक प्रेशर आ जाता है कि अरे इतना सारा क्वेश्चन अभी भी मेरा बाकी है, कब कंप्लीट करूँगी मैं। तो इसके लिए मैं जो करती हूँ
दोनों में से जिसमें कंपैरेटिवली कम टाइम मुझे लगता है, जैसे मतलब कि जो रीजनिंग है, इससे मैं स्टार्ट करती हूँ। रीजनिंग मैंने कर लिया, रीजनिंग के बाद एक छोटा सा जिसमें मुझे कम टाइम लगता है उससे एक कर लिया, इंग्लिश कर लिया, क्योंकि इंग्लिश में थोड़ा सा सोचने की लिए टाइम लगता है। जीके में जो कभी भी नहीं लगता, जीके में एकदम ही कुछ सोचने का बात नहीं होता जीके में ना, बट इंग्लिश में बहुत ज़्यादा बहुत कुछ सोचने की बात होती है। ग्रामर में आपको सोचना पड़ता है, क्लोज टेस्ट में आपको सोचना पड़ता है, आपको समझना पड़ता है वो कम्प्रीहेंशन के मीनिंग। तो इसलिए वो मैं बीच में रखती हूँ, एंड जीके मैं लास्ट में रखती हूँ, क्योंकि वो सिर्फ आपको गो थ्रू करना होता है। आप क्वेश्चंस जस्ट एक झलक में गो थ्रू करोगे, अगर आपको आता है तो आता है, नहीं आता है तो आप स्किप कर चले जाओगे। तो इसके लिए मेरा ये पैटर्न है, पहले रीजनिंग, उसके बाद इंग्लिश, उसके बाद क्वांट एंड देन जीके। अगर आप कोई और पैटर्न से आप कंफर्टेबल हो तो आप वो ज़रूर कर सकते हो। अगर आप उससे ही यूज्ड हो, अगर आपको लगता है कि नहीं मुझे मेरा पैटर्न ही ठीक लगता है, तो आप कर सकते हो, और नहीं तो मैं जो आपको पैटर्न बता रही हूँ उससे आप कर सकते हो। ये आपका मर्ज़ी है। बट आपको जो करना है कि आप ऑलवेज ट्राई करना कि आप 5 मिनट सेव करो घर पे हम जब मॉक्स देते हैं ना, तो हम बहुत कंफर्ट जोन में रहता है। घर में मॉक्स देने की एक अलग सिनेरियो होता है, एंड एग्ज़ाम हॉल में एक्चुअल एग्ज़ाम देने का अलग ही सिनेरियो होता है। वो आप जितना भी मॉक्स दे दो घर पे, वो कभी भी उस सिनेरियो से मैच नहीं करेगा। तो इसके लिए आपको क्या करना होगा कि घर में आप जब एग्ज़ाम दोगे, आपको ऐसा माइंड में ऐसा कैलकुलेशन होना चाहिए टाइम का कि आप 50 to 55 मिनट्स में ही कंप्लीट करोगे। ये अनरियलिस्टिक नहीं है। मैंने इतना सारा एग्ज़ाम दिया है, मैं तो कुछ सोच के ही आपको बता रही हूँ ना। मैंने दिया है, मैंने ऐसे 50 ऐसा बहुत सारा टाइम ऐसा हुआ है कि, और मुझे 6 to 7 मिनट्स अभी भी रिमेनिंग टाइम है, तब मेरा कंप्लीट हो चुका है एग्ज़ाम घर पे। तो ये मैं क्यों कह रही हूँ, क्योंकि अगर आप 50 to 55 मिनट्स के अंदर अगर आप एग्ज़ाम कंप्लीट करते हो, तो आपका 5 मिनट जो बच जाएगा ना, वो आपका क्या होगा, एग्ज़ाम हॉल में ऑटोमेटिकली कंपेंसेट हो जाएगा। क्योंकि एग्ज़ाम हॉल में बहुत कुछ, एग्ज़ाम के साथ साथ में बहुत कुछ दिमाग में चलता रहता है जो हमें डिस्टर्ब करता है, हमारा मेंटल पीस डिस्टर्ब होता है। तो इसके लिए मेरा ये सलाह है कि आप कुछ एक्स्ट्रा टाइम निकाल लो जब आप मॉक्स दे रहे हो, क्योंकि वो आपको बाद में एक्चुअल एग्ज़ाम में आपको काम आएगा। आप समझ भी नहीं पाओगे कि वो एक्स्ट्रा 5 मिनट्स कहाँ गया, आपका कैलकुलेशन में ही नहीं आएगा। बट अगर आप वो बचा के रखोगे घर पे, तो वही प्रैक्टिस आपको कुछ ना कुछ तो रहेगा एक्चुअल एग्ज़ाम के टाइम, तो वो आपको हेल्प करेगा, आपका कोई छूटेगा नहीं कोई भी क्वेश्चंस। तो ये रहा मेरा सेकंड पॉइंट। थर्ड पॉइंट ये है कि आप जब एग्ज़ाम देने जाओगे, आपका माइंडसेट ऐसा होना चाहिए कि मैं मेरी 100% दूंगी। ऐसा नहीं रहना चाहिए कि मैं 100% करके आऊँगी, मतलब कि मैं 100 क्वेश्चन से अटेम्प्ट करके आऊँगी। ये एक अनरियलिस्टिक सोच होगा। ऐसा आपको नहीं सोचना है। आपको सिर्फ ये सोचना है कि मुझे 100% देना है। अरे मैंने मेहनत की है इतने महीने, तो मैं नहीं करूँगी तो और कौन करेगा। आपको ऐसा सोचना चाहिए कि अरे मैं तो ऑफ कोर्स मैं कर सकती हूँ, क्यों नहीं कर सकती। मैंने इतना 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 महीने मैंने इसके लिए पढ़ा है, इतना कुछ किया है, तो आप ऑफ कोर्स आप 100% आपका खुद का 100% आप दे सकते हो। बट इसके मतलब ये नहीं कि आप 100% करके आओगे। ठीक है, आपके दिमाग एकदम क्लियर होनी चाहिए। कोई आलतू फालतू चीज़ आपके दिमाग में नहीं आना चाहिए कि जैसे कि ये मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट है और ये मेरा लास्ट अटेम्प्ट है, कैसे होगा, अरे मैं और थोड़ा सा पढ़ सकती थी, अरे मेरा तो ये छूट गया। ये सब आपको एकदम दिमाग में एकदम नहीं आना है। ऐसा नहीं आना है कि अरे ये कर सकती थी, वो कर सकती थी, मुझे ये करना चाहिए था, मुझे और थोड़ा पढ़ना चाहिए था लास्ट 1 महीने। ये सब एकदम नहीं, क्योंकि ये सब आपको सिर्फ पीछे खींच के लाएगा। आपके एग्ज़ाम में कुछ भी पॉजिटिव इम्पैक्ट ये लोग नहीं डालेंगे। तो इसके लिए आपको अच्छा चीज़ सोचनी चाहिए कि अरे अगर Tier 1 क्लियर हो गया तो कितना मज़ा आएगा, मेरा मेहनत रंग लाएगा,
मेरा जब नौकरी हो जाएगा तो मैं ये करूँगी वो करूँगी, ऐसे अगर आप हैप्पी रहोगे ना तो वो ऑटोमेटिकली आपके एग्ज़ाम में रिफ्लेक्ट होगा। अगर आप नेगेटिवली सोचते रहते हो तो वो तो होने से रहा, मतलब कि आपके जो एग्ज़ाम अच्छा होना था वो तो नहीं होगा, उल्टा ही कुछ हो जाएगा। तो इसके लिए आपको हैप्पी रहना चाहिए, रिलैक्स रहना चाहिए, काम एंड कंपोज रहना चाहिए। जो हो गया सो हो गया। जितना भी आपको करना था, जितना भी मेहनत करना था, आप ऑलरेडी कर चुके हो। अब तो आपका परफॉर्मेंस टाइम है। अब आपको सिर्फ आपके परफॉर्मेंस पे ध्यान देना है। आप ये सब प्लानिंग कर सकते हो कि अरे मैं इसके बाद ये करूँ या उसके बाद वो करूँ, क्या कर सकती हूँ, ऐसा कुछ प्लानिंग कर सकते हो। एग्ज़ाम रिलेटेड अच्छा चीज़ आपको सोचना चाहिए। कोई भी नेगेटिव बात आपके आसपास और ऐसा कोई जो आपको नेगेटिवली इम्पैक्ट कर रहा है, कोई रिलेटिव और कोई भी अगर आपको नेगेटिव बातें करता है तो उससे आप दूर रहो, एकदम से दूर रहो। रिश्ते नाते कभी भी हो सकता है बट एग्ज़ाम एक बार ही होगा, तो इसलिए आप एकदम एग्ज़ाम के ऊपर फुल्ली फोकस्ड रहो। फोर्थ पॉइंट ये है कि आपके एग्ज़ाम में कभी भी ईगो आड़े नहीं आना चाहिए। मतलब कि सपोज़ कि आप रीजनिंग हमेशा 25 आउट ऑफ 25 कर सकते हो, बहुत अच्छे हो आप रीजनिंग में, ठीक है, आप हमेशा 100% कर सकते हो रीजनिंग में। बट एग्ज़ाम के टाइम में आप ऐसा हो गया कि आप 25 में से सिर्फ 20 ही कर सके, तो उसमें आपको ईगो नहीं आना चाहिए। आपको ऐसा दिमाग में कभी भी नहीं लाना चाहिए अरे मैं तो सब कर सकती हूँ, मुझे क्यों सिर्फ 20 आ रहा है, मुझे और जो 5 है वो भी मुझे करना है। अगर आप ऐसे माइंडसेट रखोगे तो वो आपका सब कुछ ले डूबेगा। तो वो उससे आप एकदम दूर रहो। आपको जो आ रहा है आप करो, नहीं आ रहा है जस्ट स्किप इट। ऐसा हो सकता है मैं आपको कह रही हूँ कि आपने शुरू किया, आपको रीजनिंग सब आता है, आप रीजनिंग से शुरू किया, बट ऐसा हो गया कि आप शुरू में से ही 5-6 लगातार बैक टू बैक सब क्वेश्चंस आपको नहीं आ रहा है, आप नहीं कर सक रहे हो। अब तब आपको क्या करना है, आपको सिर्फ स्किप करते हुए जाना है। आपको ये दिमाग में बिल्कुल नहीं आना है अरे मुझसे ये क्यों नहीं हो रहा है, मैं तो ये कर सकती हूँ, मैं तो ये करती थी, घर पे इतना मॉक्स दिया मैंने, सब मुझे आता था, अब हॉल में क्यों नहीं हो रहा है। ये सब आपको नहीं सोचना है। आपको नहीं आ रहा है, ठीक है, आप स्किप करते हुए जाओ। एंड हमेशा आप ये ट्राई करना कि एक क्वेश्चन एक बारी में ही अच्छे से पढ़ो। मतलब ऐसा नहीं होना चाहिए आपने पढ़ा, आपने सॉल्व किया बट वो सॉल्व नहीं हुआ, तब आपको लगने लगा अरे मैंने ना ठीक से नहीं पढ़ा होगा, फिर से पढ़ती हूँ। आपका बहुत ज़्यादा टाइम इसमें बर्बाद हो जाएगा, आपको पता भी नहीं चलेगा आपको कब टाइम बर्बाद हो गया। तो इसलिए आप प्रैक्टिस, ये आप ऑलरेडी मुझे लगता है प्रैक्टिस कर चुके हो मॉक्स में ही। जो पढ़ोगे एक बारी में ही पूरा पढ़ोगे, पूरा समझोगे एंड सॉल्व करोगे। नहीं सॉल्व हुआ छोड़ दो, आपको ऑटोमेटिकली टाइम मिलेगा लास्ट में वो फिर से देखने के लिए। नेक्स्ट पॉइंट ये है कि आपको ऑप्शन एलिमिनेशन से कुछ आंसर आप कर सकते हो। मोस्टली ये आपको वोकैब एंड जीके में होता है। क्या होता है कि आपको तुक्का नहीं लगाना है, ठीक है। कभी भी अगर आप सीरियस एस्पिरेंट्स हो तो कभी भी तुक्का मत लगाना। वो आप 65 भी अटेम्प्ट करो, 70 भी अटेम्प्ट करो, जो भी अटेम्प्ट करो, बट कभी भी तुक्का मत लगाना। अगर ऐसा हुआ कि 50-50 आप एलिमिनेट कर सकते हो, मतलब कि चारों ऑप्शन में से आप दोनों कॉन्फिडेंटली एलिमिनेट कर सके एंड और जो 2 है उसमें आपको कन्फ्यूजन है, उसमें से कुछ आपको कन्फ्यूजन है, तब आप बहुत सोच समझ के एक टिक कर सकते हो। बट तुक्का मत लगाना, वो आपका सब मेहनत बर्बाद कर देगा। एंड लास्ट जो मेरा आपके लिए टिप्स है वो कि हाथ में आप बहुत ज़्यादा टाइम लेकर ही आप घर से निकलना एग्ज़ाम हॉल के लिए। अगर ऐसा हुआ कि आपके बहुत ही पास है एग्ज़ाम हॉल, तभी भी आप प्लीज़ एक्स्ट्रा 1 से 1.5 घंटा हाथ में लेकर आप निकलना। अगर आपको वहाँ पे जाने के लिए सिर्फ 1 घंटा लगता है तो आप 2.5 घंटे पहले निकलना घर से, क्योंकि ये रोज़ का एसएससी एग्ज़ाम में देखा जाता है कि कुछ कैंडिडेट्स सिर्फ कुछ सेकेंड्स के लिए एग्ज़ाम में एंटर नहीं कर सके एंड गेट्स बंद हो जाता है। बहुत ही पैथेटिक सिचुएशन होता है। मैं हर वक्त एग्ज़ाम से निकलने के बाद ये आसपास के लोगों में से मुझे ये पता होता है,
तो ये बहुत पैथेटिक सिचुएशन है। जो भी सीरियस एस्पिरेंट्स है, कभी भी जितना भी आप हो, पास हो या दूर हो, आप एक्स्ट्रा टाइम लेके ही घर से निकालना। आप एक दिन ही एग्ज़ाम दोगे ना, तो अगर आप थोड़ा सा आगे चले जाओगे तो कुछ भी नहीं होगा। कुछ लोगों का ऐसा लगता था, मुझे लगता था स्पेशली कि अगर मैं आगे चली जाऊंगी तो मुझे ज़्यादा टेंशन होगा, बट वो टेंशन एग्ज़ाम हॉल में नहीं घुसने से बहुत ज़्यादा ही कम है। तो इसलिए आप थोड़ा सा आगे चले जाओ, वहाँ पे जाओ, आसपास पे लोगों को देखो, रिलैक्स करो। अगर आपको कुछ देखना है देखो, नहीं देखना है मत देखो, अच्छे से रहो। कुछ ही टाइम का बात है, आप अंदर चले जाएंगे, उसके बाद आराम से एग्ज़ाम देना, एग्ज़ाम दे के निकलना। एंड एग्ज़ाम के टाइम पे कुछ एनालिसिस मत करना कि अरे मेरा तो 70 मार्क्स 70 अटैम्प्ट होना चाहिए था, क्यों नहीं हुआ, 65 अटैम्प्ट में क्या होगा। आप नहीं जानते कि आपके शिफ्ट हार्ड है या मॉडरेट है या इजी है, ठीक है। तो आप उस टाइम जो कर सकते हो वही आपका 100% पोटेंशियल है। ये आपको याद रखनी, खुद को कभी भी कोसना मत, ठीक है। आप एग्ज़ाम हो जाए उसके बाद आप आराम से एनालिसिस करते रहना कि मैं ये कर सकती थी, मैं वो कर सकती थी, मुझे और थोड़ा सा अटेम्प्ट करना चाहिए था, ये करना चाहिए था, वो करना चाहिए था। बहुत सारा एनालिसिस करने का टाइम आपको मिलेगा, बट वो एग्ज़ाम के बाद। एग्ज़ाम के टाइम पे आपको कुछ नहीं करना है, आपको सिर्फ रिलैक्स रहना है एंड खुद का 100% देना है। तो आप सभी को बहुत बहुत ऑल द बेस्ट। मुझे लगता है आप ज़रूर इस बार सिलेक्शन लेके ही रहोगे। मेरा विश्वास है कि आपने इतना मेहनत की है, आपका मेहनत ज़रूर लग लाएगा। तो सभी CHSL 2020 की एस्पिरेंट्स को मेरी तरफ से बहुत बहुत ऑल द बेस्ट। अब बहुत अच्छे से एग्ज़ाम देना, आपका एग्ज़ाम ज़रूर अच्छा होगा। थैंक यू।